बच्चों, कैसे आप लोग बेटा? एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, थोड़ा सा लेंथी है, बट अगर हम पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे ना बेटा, तो बड़ा इजी लगने वाला है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा हम किसकी बात करने वाले हैं, राइट? लाइफ की वो सारी एक्टिविटीज जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने में, सस्टेन करने में हेल्प करें, वो क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें चार मेन प्रोसेसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में। लेकिन दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है ना? तो ये चारों प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर है बच्चों? तो लाइफ प्रोसेस वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। लाइफ प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेस क्या होती है? एक्टिविटीज एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ। एक्टिविटीज एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ या मेंटेन लाइफ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। तो चार मैंने बताया हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी ये सारी की सारी प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग अलग होता है। और एनिमल्स में बच्चों हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की भी बात करेंगे और मल्टी सेलुलर लाइक ह्यूमन बींग्स, उनमें भी ये प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली होता क्या है। कि ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम फूड लेते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसको यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस बॉडी एक्टिविटीज, है ना? अब प्लांट्स में इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? प्लांट्स में प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जबकि एनिमल्स में ये क्या हो जाती है? सिंपली न्यूट्रिशन इसको कह देते हैं, टेकिंग ऑफ फूड। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग में। अब डिपेंडिंग अपॉन न्यूट्रिशन मोड के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों: ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक, ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रोपिक का मतलब सिंथेसिस या नरिशमेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ले, ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। जैसे फोटोसिंथेसिस में आपने देखा क्या होता है? CO2 और H2O कंबाइन करके स्टार्च की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। तो ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोपिक इन नेचर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गया, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, डिफरेंट। एंट्रोपस मींस वही सिंथेसिस। तो ऐसा न्यूट्रिशन जहां पे ऑर्गेनिजम्स के पास खुद के पास एबिलिटी नहीं है, बट वो ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। तो पहले हम ऑटोट्रोपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे CO2 और H2 कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट मिलता है लीफ में। इसमें क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो लाइट एनर्जी को, सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑटोट्रोप्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O, एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में, और वो प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जितना यूज करना होगा प्लांट उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यूज कर लेंगे और स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा।
अब अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, प्लांट का फूड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, चलो बताओ, अगर किसी को पता है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। स्टोरेज तो स्टार्च की फॉर्म में हो गया, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में होता है बच्चों, याद रखना सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम डिस्कस करेंगे, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर। अब रॉ मटेरियल क्या है, चार चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले सनलाइट की जरूरत होती है, ठीक है। इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, अभी मैंने बताया क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है इसको। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल का काम एब्जॉर्प्शन है, और ये प्रेजेंट होता है लीव्स में। CO2 हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाती है थ्रू स्टोमेटा, एंड वाटर हमें अलोंग विद डिजोल्व मिनरल्स कहाँ से मिल जाता है, रूट से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है। तो ये रॉ मटेरियल हो गया फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब स्टेप क्या होते हैं, जो प्रोसेस है बच्चों, प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट में डिस्कस करते हैं, दैट इज डिस्कस्ड इन टू पार्ट्स। फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में स्टडी किया जाता है या डिस्कस किया जाता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, वन इज लाइट रिएक्शन, एंड अनदर वन इज नोन एज अ डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है जो लाइट की प्रेजेंस में सनलाइट जिसके लिए जरूरी होती है वो लाइट रिएक्शन कहलाता है। इसको फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज। जबकि डार्क में लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये पहले जो तीन इवेंट है, नहीं पहले दो इवेंट यहाँ पे हैं, इसको हम तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है, जबकि ये क्या कहलाता है, डार्क रिएक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सनलाइट आई लीव्स में, क्लोरोफिल जो था उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब लाइट एनर्जी से हमारा काम नहीं चलने वाला है ना। तो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। एंड थर्ड पार्ट यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बच्चों फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इट इज नोन एज फोटोलिसिस या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब लाइट, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। चलो रिएक्शन पूरी बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुए वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हुए वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड एनएडीपी को एनएडीपीएस2 में, या एनएडी से एनएडीएच एनएडीपी बन जाता है। अब इन दोनों में एनर्जी स्टोर्ड होती है, दे कंटेन एनर्जी स्टोर्ड इन देम, इसलिए इनको कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। और ये स्टार्टिंग मटेरियल हो जाता है फॉर अ डार्क रिएक्शन। ये एसिमिलेटरी पावर से हम आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है प्रोसेस के लिए। तो ये एटीपी और एनएडीपी डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। तो पहले तीन स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड फोटोलिसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये किसके पार्ट हो गए, ये लाइट रिएक्शन के पार्ट हो गए। एंड डार्क रिएक्शन में फाइनली क्या होता है, फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2। तो ये ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होती है। CO2 और H2O मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है जी। अब ये जो चार स्टेप है ये जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हो, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग तरह के प्लांट्स, जैसे अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, इसी तरह अलग अलग टाइप के प्लांट्स भी होते हैं। तो उनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेप्स फॉलो हो सकते हैं।
जैसे डेजर्ट प्लांट की हम बात करें तो वहां पे स्टोमेटा दिन में क्लोज होते हैं, तो वो प्लांट रात में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। उस इंटरमीडिएट को कहते हैं मैलिक एसिड। एक इंटरमीडिएट बन जाता है मैलिक एसिड, और वो मैलिक एसिड स्टोर हो जाता है वैक्यूल्स में, वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है, और डे टाइम पे उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको समझ में आ गई, ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, इफ बट है, किंतु परंतु है तो बताओ। अब यहाँ पे हमने दो चीजों की इंपॉर्टेंट बात करी, एक लीफ इंपॉर्टेंट है और लीफ में एक स्ट्रक्चर है स्टोमेटा, तो उन दोनों का आइडिया भी आपको होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लीफ की बात कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो देखो ये लीफ है, आपको दिखाई दे रही है, इसका क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पे देखा। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या दिखाई दे रही है, क्यूटिकल। और आप कहोगे सर आउटर मोस्ट लेयर तो एपिडर्मिस की बनी होती है, यस एपिडर्मिस ही होती है बच्चों। यहाँ पे एपिडर्मिस भी दो होते हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस होते हैं। और एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है, जो ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब इन दोनों के बीच में, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो एरिया है, दैट इज नोन एज मीजोफिल लेयर। इस पूरे के पूरे पार्ट को मीजोफिल लेयर कहते हैं या मीजोफिल कहा जाता है इसको। ठीक है, मीजोफिल में दो टाइप की सेल्स होती है, दो टाइप का मीजोफिल होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा एंड पेलिसेड टिश्यू, स्पंजी मीजोफिल एंड पेलिसेड मीजोफिल। ठीक है, स्पॉन्जी एंड पेलिसेड टिश्यू, और बीच बीच में गैप्स प्रेजेंट है जिनको हम एयर स्पेसेस कहते हैं। जो पेलिसेड टिश्यू है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसका फंक्शन आपको पता है। और ये गार्ड सेल्स जिसकी अभी हम बात करेंगे स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। तो ये सारे पार्ट्स, इनकी लेबलिंग पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो ये टाइनी पोर्स हैं जो लीफ के सरफेस पे, देखो यहाँ पे अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये दो इंपॉर्टेंट काम करते हैं, एक तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और दूसरा ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। ये ओपन स्टोमेटा है, दिस इज ओपन स्टोमेटा, दिस इज क्लोज स्टोमेटा। अच्छा यहाँ पे भी लिखा है क्लोज स्टोमेटा। तो ये कैसे होती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? देखो ये स्पॉन्ज की तरह काम करती है। इसकी तो जो दो सेल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, गार्ड सेल्स, दे आर नोन एज गार्ड सेल्स। स्ट्रक्चर देखें तो गार्ड सेल्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, और उसके बीच का जो गैप है इसको क्या कह रहे हैं हम, स्टोमेटल पोर। तो तीन चीजें याद रखनी है, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोमेटल पोर। ठीक है जी, अब देखो जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है, वाटर सफिशिएंट है, हाई है, कहाँ पे, सोइल में, तो रूट की हेल्प से वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, लीव्स में जाएगा, तो जो स्टोमेटा है वो स्वेलअप हो जाएंगे, स्पॉन्ज की तरह काम करेंगे। मैंने कहा ना उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो वाटर एब्जॉर्ब होगा तो उनके बीच का जो गैप है, स्टोमेटल पोर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, स्टोमेटल पोर का साइज बढ़ जाएगा, और इसके थ्रू वाटर का लॉस हो जाएगा थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो इट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन अगर वाटर है कम, सोइल में वाटर इज लेस इन सोइल, तो क्या होगा, तो स्टोमेटल जो सॉरी गार्ड सेल्स हैं ये श्रिंक कर जाएंगी, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी तो स्टोमेटल पोर का साइज रिड्यूस। So there will be no loss of water through stomatal pore, and it is known as closed stomata. So open and closed stomata, mechanism of opening and closing of stomata. क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या, कोई बट, कोई किंतु परंतु? चलिए,
तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे ऑटोट्रोप्स हैं, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया, उनको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करने पड़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको कुछ और चीजों की, बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे वाटर है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को सोइल से मिल जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, वो सोइल से मिल जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना, प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते। प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की फॉर्म में यूज करते हैं बच्चों, याद रखना। डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब ये तो बात हो गई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कौन सा रॉ मटेरियल होता है, किस स्ट्रक्चर्स के हेल्प से वो ये करते हैं। अब दूसरा जो ग्रुप था ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज हेट्रोट्रोप्स और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, दे आर नोन एज हेट्रोट्रोप्स। तो इनके पास एबिलिटी ही नहीं है टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो वो ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करते हैं। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टेक्निक मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। कुछ जो होते हैं वो जो फूड पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन इनको कहते हैं। या डेड डिकेड मैटर से अपना फूड ले लेते हैं एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में, तो वो क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसको हम क्या कह देते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और दूसरे होते हैं पैरासाइट की तरह रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी बॉडी में इकोलाई होता है, हमारे एयर में लाइस होती है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है। ये मोड्स हैं किसके, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक बता दिया मैंने, पैरासिटिक बता दिया, लेकिन वहां पे आपने देखा होगा बीच में लिखा हुआ था अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के अंदर फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, बाहर से कंप्लीट फूड ले लिया और उसके बाद उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सॉलिड फूड लेते हैं माउथ या माउथ जैसी ओपनिंग के थ्रू। तो तीन टाइप हो गई, होलोजोइक जो हायर ऑर्गेनिजम्स में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है, सेप्रोफाइटिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, सॉरी जो डेड डिकेड मैटर है वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं, इसमें फंजाई आ जाता है, मशरूम्स आ जाते हैं, ब्रेड मोल्ड्स आ जाते हैं। और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी या उसके ऊपर, अंदर या उसके ऊपर रह के अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, कस्कटा प्लांट है, लाइस है, इकोलाई है, ये क्या होता है, पैरासाइट्स। अब न्यूट्रिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं एनिमल्स में, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल्स इज कंप्लीटेड इन, कुछ जगह आप 4 कर सकते हैं, कुछ जगह आप 5 कर सकते हैं। तो 5 स्टेप्स या 4 स्टेप्स, सबसे पहला होता है इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड, इंजेशन पहला स्टेप हो गया। उसके बाद डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्पेशली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। तीसरा एब्जॉर्प्शन, जो ब्रेक डाउन हुआ फूड का उसको सेल तक लेके जाना। देन एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड है उससे जो एनर्जी मिली उसको यूटिलाइज करना फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। एंड फाइनली इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बॉडी से बाहर चला जाता है, उसको इजेशन कहते हैं। इन 5 स्टेप में बच्चों न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। क्लियर, एक एक करके बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो पहले इंजेशन, taking food inside the body, break down it to simpler form, movement of digested food into various part of the body or cell, utilization of that energy
फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, रिपेयरिंग एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ठीक, अब पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म की, कि उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है बताओ? फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। कि सराउंडिंग में फूड पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं इन जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की आउटग्रोथ आप कह सकते हैं, जिसको सूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहा जाता है। सूडोपोडिया, और सूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब फीट, तो फॉल्स फीट यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं जो फूड मटेरियल को सराउंड कर लेते, तो उसके चारों तरफ आ जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सूडोपोडिया फूड कम्स इनसाइड। तो पहला स्टेप इंजेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, यहाँ पे ये तो आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अब जैसे ही इंजेक्शन हुआ, फूड अंदर आया, ये फूड पहुंच जाएगा वैक्यूल में। तो ये सिंपल वैक्यूल था, ये अब किस में चेंज हो जाएगा? फूड वैक्यूल में। और यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो सेकंड स्टेप जो है इस डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से होगा, वो इसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम उसको स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एंड देन थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाएगा, हर पार्ट तक ये पहुंच जाएगा। अब वैक्यूल वापस से क्या, फूड वैक्यूल वापस से कैसा हो गया? वैक्यूल हो गया। ठीक है, उसके बाद उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा फॉर वेरियस प्रोसेसेस, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पे ये वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जिसको इजेशन कहेंगे। तो इन दिस वे न्यूट्रिशन अकर्स इन अमीबा। इस तरह से न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है अमीबा। ठीक है जी, समराइज कर लो, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो देख लो। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले अमीबा में फूड पार्टिकल देखा अमीबा ने, तो उसमें सूडोपोडिया डेवलप हो गए। सूडोपोडिया डेवलप हो गए तो ये पहला स्टेप हो गया इंजेशन, कि सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके फूड को कैप्चर कर लेती है। अब वो चला जाता है वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में। ठीक है जी, अब उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया डाइजेशन। तो स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन हो गया। फिर थर्ड और फोर्थ स्टेप यहाँ पे एक साथ है, कि डिफ्यूजन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया टू साइटोप्लाज्म, और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया उसका। एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर चला गया, जिसको हम इजेशन कहते हैं। तो इन दिस 5 सिंपल स्टेप न्यूट्रिशन अकर्स इन इन बताओ अमीबा। क्लियर है बच्चों? चलो, अब पैरामीशियम भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अमीबा की शेप डेफिनेट नहीं थी, लेकिन पैरामीशियम की डेफिनेट शेप होती है। तो एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहां, जिसको साइटोफेरेंक्स कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो फेरेंक्स रेस्पिरेशन में वर्ड यूज किया जाता है। यहाँ से फूड माउथ की जैसे ओपनिंग होती है, या माउथ होता है जिसके थ्रू ये फूड पार्टिकल्स अंदर एंटर करते हैं। और सीलिया जो है उसके, जो पूरे के पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जो पूरे के पूरे बॉडी को कवर करके रखते हैं, सेल के सरफेस को कवर करके रखते हैं, उसके हेल्प से ये फूड माउथ की तरफ जाता है। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं, ह्यूमन बींग्स में बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसे परफॉर्म होता है। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है, 9 मीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंड होती है, तो इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी, क्योंकि एक तरफ दो ओपनिंग है, एक तरफ माउथ है, एक तरफ एनस है, तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, एक तरफ माउथ है और एक तरफ एनस आपको यहाँ दिखाई।
अब पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड, या आप इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। माउथ या बक्कल या ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। इसके बीच में फेरेंक्स, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये पार्ट आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद स्टमक में क्या आ जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसके बाद इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज, सारे के सारे आएंगे, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है जी। तो दो पार्ट में बेसिकली इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम माउथ से शुरू करें, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी में आप अब चेक करो, आपके माउथ में दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, टीथ एंड टंग। टीथ और टंग दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं है बताओ? तो चलो उनकी बात कर लेते हैं पहले। तो माउथ या बक्कल कैविटी वो पार्ट है जिसके थ्रू इनटेक होता है पूरे के पूरे फूड का, क्योंकि हम क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड का जो ब्रेकडाउन है वो बॉडी के अंदर होगा, और ये स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ या बक्कल कैविटी में। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स है, टीथ एंड टंग, तो चूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करेंगे, और टंग क्या करेगी, टेस्टिंग में। यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज होगा सलाइवरी ग्लैंड्स में, और म्यूकस, तो उसकी भी बात करेंगे। तो पहले टीथ, चार टाइप के टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ ईच जॉ, ध्यान से सुनना, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ ईच जॉ इज नोन एज डेंटल फॉर्मूला। क्या कहलाता है वो, डेंटल फॉर्मूला। तो याद रखना, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना होगा बताओ फटाफट। ये बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स है, तो वो होता है 32। 8 प्लस 8 इंटू 2। और अगर यंग वंस में मैं बात करूं, यंग वंस में अगर मैं बात करूं, तो ये क्या होता है, 20 होते हैं, 20 होते हैं, नहीं, एक मिनट, ठीक है। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो यहाँ पे प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स एब्सेंट। ठीक है जी, 2102। अब इन डिफरेंट टाइप के टीथ के हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है, स्मॉल सिंपलर फॉर्म में हो जाता है, चूइंग हो जाती है, ग्राइंडिंग, चर्निंग सब हो जाती है। उसके बाद टंग का काम आ जाता है। टंग क्या करेगी, टेस्ट करेगी फूड को, रोलिंग करेगी फूड को, स्वेलोइंग करेगी, जिससे फूड नीचे की तरफ चला जाए। अब यहाँ पे बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, और इस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर, जो स्टोर्ड फूड था प्लांट का स्टार्च, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब माउथ से फूड कहाँ जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां से फूड पास होता है। और ईसोफेगस की वॉल जो है ना हाईली मस्कुलर होती है, हाईली मस्कुलर वॉल्स होती है, तो यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उन मसल्स का। तो अब जो फूड था ना, फूड मिक्स विद सलाइवा, फूड मिक्स विद सलाइवा एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसके लिए एक वर्ड भी होता है, बोलस। अब ये बोलस नीचे की तरफ मूव करता है एक ट्यूब में। तो आपने भी देखा होगा, अगर आपके पास ट्यूब और उसमें आप कोई स्टोन डाल दें, कोई बॉल डाल दें, तो जहां पे वो बॉल प्रेजेंट होगी वो पार्ट तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, बाकी पार्ट नैरो रहेगा। तो यहाँ पे ईसोफेगस में भी यही काम होता है, जहाँ पे फूड पार्टिकल या वो जो बोलस प्रेजेंट होगा वो वाइड हो जाएगा, बाकी पार्ट नैरो रहेगा। और क्योंकि हाईली मस्कुलर वॉल्स हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करके
नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और इस मूवमेंट को कहा जाता है बच्चों पेरिस्टल्सिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टल्सिस या पेरिस्टेलिक मूवमेंट, या पेरिस्टेलिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिक मूवमेंट या पेरिस्टल्सिस। ठीक है, तो पेरिस्टल्सिस की वजह से नीचे की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर? अब ईसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ठीक है, स्टमक वाइडेस्ट पार्ट है, याद रखना, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वाइडेस्ट पार्ट। अब ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन रीजन्स में डिवाइड होता है। फंडस, ऊपर का जो पार्ट है उसको फंडस कहते हैं। जो मेन रीजन्स है जहाँ पे डाइजेशन होता है वो बॉडी है, और जो नीचे का पार्ट है दैट इज पाइलोरस। तो फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, तीन पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। अब बॉडी वो मेन रीजन है जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस मेनली होता है। फंडस में गैसेस स्टोर होती है, गैसेस स्टोर होती है, और ये क्योंकि हार्ट के पास है तो इसको कार्डियक रीजन भी कहा, कार्डियक पार्ट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक, फंडस को कार्डियक भी कहा जाता है। ठीक है जी। अब स्टमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट होंगे उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टमक के, और ये मेनली गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। सिक्रेशन ऑफ स्टमक इज नोन एज गैस्ट्रिक जूस, जिसमें मेनली ये तीन चीजें होती है। इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, पेप्सी पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और HCl की प्रेजेंस में एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन में, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl, जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिससे ये एक्टिव हो जाता है पेप्सिन, और ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो फूड के साथ कई बार एंटर कर जाता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और म्यूकस, क्योंकि HCl एसिड है तो स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होता है, तो यहाँ पे HCl सॉरी म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, उसको प्रोटेक्ट करता है फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑफ HCl। तो पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में प्रेजेंट होता है, HCl की प्रेजेंस में वो एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में, डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl बता ही दिया। म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है जी। तो अब जो ईसोफेगस थे, यहां से फूड आया, ईसोफेगस से फूड आया इधर से, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर, एक वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट क्या कहलाता है? कार्डियक पार्ट भी कहलाता है, ऊपर की तरफ जो होता है कार्डियक पार्ट भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। लाइकवाइज यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद जो फूड है स्मॉल अमाउंट में आगे की तरफ जाता है, जो ड्यूडेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पे जाता है। तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको कहा जाता है पाइलोरिक, क्योंकि ये पार्ट क्या था? पाइलोरस, तो ये क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक कार्डियक स्फिंक्टर, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टमक से फूड कहाँ एंटर कर गया? ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। ठीक है जी। तो स्टमक में क्या हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट से। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था? बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया? स्टमक में। अब आगे जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लॉन्गेस्ट पार्ट है, 7.5 मीटर तक लेंथ हो सकती है, और ये लेकिन कॉम्पैक्टली अरेंज होता है इस छोटे से एरिया में ड्यू टू कोइलिंग एंड रिकोइलिंग। तो मेनली ये वो साइट है, ये वो एरिया है जहाँ पे व्हाट यू से डाइजेशन ऑफ carbohydrate, protein and fats is completed. Carbohydrate, protein and fat digestion is completed.
एंड 90% एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, प्लस एब्जॉर्प्शन भी 90% एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और इसको इस काम में हेल्प करने के लिए लीवर से बाइल जूस आ जाता है, लीवर से बाइल जूस आ जाता है, और पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस आ जाता है। ये दोनों जूसेस हेल्प कर देते हैं इसकी इन डाइजेशन। ठीक है जी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जो सबसे बड़ा होता है, तीन पार्ट रीजन में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम, एंड इलियम। इन तीन रीजन्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है जी, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये बढ़ा देते हैं। अब लेंथ ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डिफर करती है अलग अलग एनिमल्स में उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, या जो ग्रास या प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, क्योंकि उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। उनको क्या डाइजेस्ट करना होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट खाते हैं, जैसे टाइगर है, लायन है, उनमें सेलुलेज या सेलुलोज डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो छोटी होती है। ठीक है जी। अब कैसे कैसे डाइजेशन होता है, यहाँ पे देखो मैंने बताया आपको यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। यहाँ पे जो जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सिक्रेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशन को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस, जैसे वहां पे गैस्ट्रिक जूस था, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। अब इस सक्कस एंटेरिकस में दो चीजें और आके जुड़ गई, लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस। अब पैनक्रेटिक जूस में अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रेटिक जूस कंटेन अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीज, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, एंड लाइपेज, जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज जो फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जो बाइल जूस आया लीवर से, इसमें दो चीजें होती हैं, बाइल सोल्ट्स होते हैं एंड बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सोल्ट एंड बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट मेनली दो हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिडिन। बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडिन। अब ये येलो कलर का पिगमेंट है, अगर इसकी एक्सेस हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या हो जाता है? इट कोजेज जॉन्डिस। इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है, इसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो इन तीनों के सिक्रीशन से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम भी है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी है। अब लीवर में कोई, सॉरी, जो बाइल जूस है, लीवर की जो सिक्रेशन है बाइल जूस, उसमें कोई एंजाइम नहीं है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं, आपने देखा बाइल सोल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन प्रोसेस। व्हाई? क्योंकि एक तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या होता है? तो जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं, वो बड़े साइज के होते हैं। फैट ड्रॉपलेट्स,
सॉरी ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स आर लार्ज इन साइज, तो मेम्ब्रेन के थ्रू वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो उन फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम कौन करता है, ये बाइल जूस करता है, फैट ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का ये काम कर देता है। अब इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस में कोई एंजाइम ना होते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इमल्सिफिकेशन होता है फैट्स का, और उसके अलावा मैंने बताया इसमें बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन प्रोसेस। तो ये तो बात हो गई हमारे व्हाट यू से पार्ट्स की। अब आप कहेंगे सर लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस का तो आपने कुछ नहीं बताया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्योंकि देखो डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली बच्चों क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है मेनली वाटर का, 10% एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है, ठीक है। अदरवाइज डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड टेम्परली स्टोर होता है एंड थ्रू एनस इट पासेस आउट ऑफ द बॉडी। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो इसमें भी वो बातें आ जाएंगी जो अभी मैंने आपको बताई, 1.2 टू 1.5 केजी होता है। अब फूड जो आया स्टमक से वो एसिडिक है, अब जो बाइल जूस है वो इसको एल्कलाइन बना देता है, जिससे कि पैनक्रेटिक एंजाइम, पैनक्रिया के जो एंजाइम था ना माइलेज प्रोटीज लाइपेज, उस पे एक्ट कर सके। उसके अलावा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर देता है, जिससे एंजाइम एक्शन इफेक्टिवली होता है और फैट इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारा पैनक्रियाज, इसकी सिक्रेशन को क्या कहते हैं, पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रियाज की सिक्रेशन क्या कहलाती है, पैनक्रेटिक जूस। अब ये कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, प्रोटीन इसके और लाइपेज फैट, तीनों टाइप के डाइजेस्टिंग एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज जो है ना बेटा, पैनक्रियाज को होलोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि दोनों पार्ट ये एंडोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन भी। इसमें तीन टाइप के सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और गामा या डेल्टा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल क्या है, सिक्रीट करती है ग्लूकागोन हार्मोन। क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकागोन हार्मोन। बीटा सेल सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। एंड ये क्या करते हैं, सेरोटोनिन सिक्रीट करती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इतना डिटेल आपके नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये बात हो गई प्रोटीन की। अच्छा ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, अच्छा ये ब्रेक डाउन की बात है इंटेस्टाइनल जूस, ये स्लाइड पहले आनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ये यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। या ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कि यहाँ पे विलाई होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, राइट, और जिससे एनर्जी यूटिलाइजेशन करके रिपेयरिंग हो जाती है, एसिमिलेशन हो जाता है। ये जो वाला पार्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एनल स्फिंक्टर के हेल्प से वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो लीवर सलाइवरी ग्लैंड्स की हमने बात कर ली, सलाइवरी ग्लैंड में लाइपेज या सलाइवरी या माइलेज एंजाइम होता है, हमने लीवर की बात कर ली, हमने पैनक्रियाज की बात कर ली, इंटेस्टाइनल जूस की बात कर ली हमने, गैस्ट्रिक जूस की बात कर ली। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड एलिमेंट्री कैनाल सारे के सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके एनसीईआरटी में ही दी हुई है कि डेंटल कैरीज या टूथ डिके क्या होता है, ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग हो जाती है हमारे इनेमल की और डेंटाइन की। इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का, प्लांट में क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, कमेंट सेक्शन में बताना। जब बैक्टीरिया शुगरी सब्सटेंसेस के ऊपर एक्ट करते हैं,
जिसकी वजह से ये इसका जो मिनरल पार्ट है एनिमल का वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया की जो सेल्स हैं अपना एक ग्रुप बना लेती है, मास बना लेती है, जो फूड के साथ चिपक जाता है और वो टीथ के चिपका रह जाता है, जिससे वजह से पीलापन आ जाता है दांतों का, जिसको डेंटल प्लाक कहते हैं। अब जो सलाइवा है वो नहीं पहुंच पाता वहां पे टीथ के सरफेस पे, जिससे कि वो एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके, प्लाक को हटा सके। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि ब्रशिंग करें, क्लीनिंग करें टीथ की, टू रिमूव द प्लाक। ठीक है। अब अगर ये प्लाक लंबे टाइम तक रह जाए, उसको ठीक ना किया जाए, साफ ना किया जाए, तो पल्प कैविटी में भी पहुंच जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे डेंटल कैरीज की कंडीशन आ जाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन।